हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट किया है। अब जो हम अगली यूनिट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो सेकंड यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। यानी प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है, और वैसे सिलेबस की बात करें तो ये सेकंड यूनिट है। यदि इनके नंबरों की बात करें तो ये 9 नंबर की यूनिट है, और हम ये कहें कि काफी इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर की यूनिट है, 9 नंबर की यूनिट है। इसमें से जो हमें फर्स्ट लेसन है पादप जल संबंध, लेसन 5 है, इसकी स्टडी करेंगे, या फिर कहें पादप और जल का क्या संबंध होता है। देखिए इससे पहले हमें फिजियोलॉजी जो रहती है एक बार इसके अर्थ को समझ लें। तो फिजियोलॉजी का सीधा अर्थ ये रहता है कि कोई भी जो जीव रहता है उसके शरीर में जो ऑर्गन या अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाया जाता है, उनकी आंतरिक संरचना को हम देखेंगे और वो किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। मेन रूप से हम ये कहें कि जो अंग या अंग तंत्र है वह अपने कार्य कैसे करता है, तो उसकी जो कार्य करने की जो मैकेनिज्म या क्रिया विधि होती है उसका जो अध्ययन होता है वो फिजियोलॉजी में होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि जो पादप फिजियो जो कारिकी है या प्लांट फिजियोलॉजी है, तो जो भी अध्ययन करेंगे वो पादप है उसके अंदर है जो उसके अंग होते हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे अपना कार्य करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लेसन है पादप जल संबंध। पादप और जल में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम बात करें कि एक कोशिका की, एक कोशिका जो रहती है, इस कोशिका के अंदर हम बात करें जो कोशिका है इसके अंदर ये हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हुआ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव हुआ। इस जीव द्रव के अंदर हम बात करें तो मेन रूप से जल ही होता है। एक तो बात ये हुई, तो जल सभी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। जल के द्वारा ही सभी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है या उपापचय क्रियाएं होती है वो जल में ही होती है। यानी एक कोशिका में जो जलीय माध्यम में इसी में सभी उपापचय क्रियाएं होती है। तो हम ये कहें कि जल काफी इंपॉर्टेंट होता है जीवों के लिए। अब हम बात करें कि जल के ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पर जो जल होता है उसके अंदर कुछ एक जो बाकी दूसरे विलायकों की तुलना में अधिक अच्छे से ये क्रिया करने देता है। तो जल के कुछ गुण हैं, इनको देखिए कि हम सबसे फर्स्ट में जल के कुछ गुणों को देखें। सबसे फर्स्ट है ध्रुवीय प्रकृति। देखिए जल का जो अणु रहता है उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसीलिए यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं तो यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट तो ये हुआ ध्रुवीय प्रकृति या पोलर नेचर होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पार्ट बन जाते हैं। तो एक तो पार्ट ये हुआ ध्रुवीय प्रकृति का। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये कहें कि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ हो जाता है कि यहाँ पर दो आवेश एक साथ पाए जाते हैं, यानी इनकी जो स्थिति होती है जल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है कि न तो यह क्षारीय है और न ये अम्लीय होता है, और इसकी जो पीएच होती है वो पीएच होती है 7। देखिए 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। लेकिन जल की यदि बात करें तो शुद्ध जल की पीएच होती है वो 7 होती है, न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, यानी उदासीन होता है। इसके बाद हम बात करें देखिए सार्वत्रिक विलायक। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। तो सार्वत्रिक विलायक कैसे हुआ कि जल जो है इस जल में ये कहें कि अधिकांश पदार्थ विलय हो जाते हैं, यानी कोशिका में जो सब्सटेंस होते हैं या फिर कहीं कोई पदार्थ रहते हैं वो अधिकांश पदार्थ इसमें विलय हो जाते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट बोलते हैं या विलायक बोलते हैं। या फिर ये कहें कि ये सभी कोशिकाओं के अंदर विलायक का काम करता है, तो सार्वत्रिक विलायक हुआ। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर हाइड्रोजन बंध। देखिए जल का एक अणु ये है,
इसके साथ में हम जल का एक दूसरा अणु यहाँ पर ये बनाते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जब पास पास आते हैं तो इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा और इस अट्रैक्शन को ही हम बंध बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अट्रैक्शन इन हाइड्रोजन आयनों के कारण है, तो इसीलिए ये हो गया हाइड्रोजन बंध। तो हम ये कहीं जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो जल के अंदर हम ये कहें उच्च विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन बना हुआ रहता है। अब इसके बाद है उच्च सहसंजन और आसंजन बल। एक जल के अणुओं की बात करें तो जल के अणु देखिए इस तरीके से एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जैसे ये जल के अणु है इस तरीके से, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ से समझ जाएंगे कि जल का एक अणु दूसरे अणु से हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा हुआ है। तो हमें कि जल के अणुओं के बीच में आकर्षण होता है, एक बल लगता है, जैसे ये बल लग गया। इस बल को हमने क्या कहा, सहसंजन बल। तो समान अणुओं के बीच में बल लगता है जैसे इनके बीच में, जिससे कि ये आपस में जुड़े हुए रह जाते हैं। तो ये तो हुआ इनका सहसंजन बल। आसंजन बल देखिए जल के अणु रहते हैं ये सरफेस से भी चिपके हुए रहते हैं, यानी ये जो सरफेस है इससे भी चिपकते हैं। ये कई बार हमें नॉर्मली देख लेते हैं कि जल की बूंदे रहती है, जैसे इनको किसी दीवार पर ऐसे छिड़कते हैं तो वो उससे चिपकी रहती है। तो हम ये कहें कि जल के अणु अपने से असमान अणुओं के साथ भी जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के अणुओं में भी आपस में बल पाया जाता है, जिसे सहसंजन बल कहते हैं। जल के अणु और दूसरे अणुओं के बीच में भी बल लगता है, जिसको आसंजन बल कहते हैं। इसके बाद है 4 डिग्री सेल्सियस पर ये तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो उस समय जल तीनों अवस्था में रहता है, ठोस में रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में भी रहता है। ये कुछ करैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से जल कोशिका के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर कहीं उपापचय क्रियाएं इन लक्षणों के आधार पर ही चलती है। तो ये तो हुआ कि जल के ऐसे क्या लक्षण है जिसकी वजह से जो सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे इतने सारे इसके लक्षण होने की वजह से ये इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हमारा जो लेसन है इसके अंदर कुछ एक टॉपिक है, जैसे विसरण है, जैसे प्रासरण है, जैसे पारगम्यता है। इस तरीके से जो हमारे टॉपिक है इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है उसकी बात करें तो वो हुआ विसरण का। विसरण या फिर कहें डिफ्यूजन। देखिए विसरण की यदि बात करें तो यहाँ पर विसरण की बात करें तो इससे पहले देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यदि हम ये करें कि जैसे कोई भी गैस की जो बोतल होती है उसको रूम में हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो हमारे रूम के अंदर उस गैस की स्मेल फैल जाती है। एग्जाम्पल और देखिए सिंपल, जैसे रसोई गैस का जो सिलेंडर रहता है, इस सिलेंडर को यदि इसकी पिन को दबाते हैं तो रसोई गैस के जो सिलेंडर है उसमें जो गैस भरी हुई रहती है वह बाहर के वातावरण में आ जाती है। इसी प्रकार से जो बॉडी परफ्यूम रहते हैं, तो जो बॉडी परफ्यूम या स्प्रे रहते हैं उनको जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमारी बॉडी पर आने के बाद वो धीरे धीरे वातावरण में फैलने लग जाते हैं। इसी तरीके से जैसे कॉपर सल्फेट है या कोई जो कलर जो रंगीन जो विलियन रहता है उसको देखिए कि जैसे ये जो इंक है रेड कलर की, यदि रेड कलर का जो मार्कर है इसकी जो इंक है उसको जो बोतल है उसके अंदर हमने पानी भरा, उसके अंदर एक बूंद इंक की डाल देंगे तो कुछ समय बाद वह पूरा जो पानी रहता है वो रेड कलर का हो जाता है, यानी जो इंक थी वो पूरे पानी के अंदर फैल जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे फैल रही है। तो ये जो एग्जाम्पल देखे हैं, इन एग्जाम्पलों से जो निष्कर्ष आता है वो क्या हुआ कि जैसे रेड कलर की जो इंक थी ये पूरे पानी के अंदर या पूरी बोतल के अंदर फैल चुकी है। तो हम ये कहेंगे कि जो रेड कलर की इंक है वो एक जगह हमने जो ड्रॉप डाली थी वहां अधिक थी,
और बाकी एरिया में नहीं थी, धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल गई, तो अधिक से कम की ओर फैल गई है। ऐसे ही जो गैस की बात कर रहे हैं उसमें भी यही था कि गैस सिलेंडर में गैस अधिक थी, वातावरण में नहीं थी, तो वो गैस सिलेंडर से बाहर आ गई है। तो इन सभी से एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो पदार्थ हैं, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूवमेंट कर गए हैं, गति कर गए हैं, या कहीं कि वो विस्तृत हो गए। देखिए, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जो है गति कर रहे हैं, यानी अपने कम सांद्रता की ओर विस्तृत हुए, या फिर कहीं फैल गए, इस तरीके। अब देखिए यहां पर, तो ये जो पार्ट रहते हैं, कि हमने ये कहा कि ये जो पार्ट है, यदि इसको हम देखें कि हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उन सभी में यही हुआ था कि पदार्थ अधिक मात्रा से, यानी सांद्रता का सीधा अर्थ लगाए हम मात्रा से, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, या अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैलने लग गए, और यही प्रोसेस कहलाती है विसरण। तो विसरण की डेफिनेशन क्या हुई कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर फैल जाते हैं या विसरित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमोनिया की बोतल होती है, उसको रूम में खोल देते हैं तो पूरे रूम में अमोनिया की स्मेल हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे कॉपर सल्फेट होता है, यदि उसके पार्ट को जो रहता है उसको जल में डालते हैं तो पूरा जल जो रहता है वो नीले कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से यदि जैसे बॉडी परफ्यूम रहता है, उसको स्प्रे करते हैं तो बॉडी से जैसे स्प्रे डालते हैं बॉडी पर, उसके बाद वह इन्वायरमेंट में फैल जाता है। तो बॉडी के पास अधिक था, उसके बाद धीरे धीरे वो वातावरण कम था, वहां फैल जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए विसरण के। अब देखिए विसरण की यदि हम बात करें तो विसरण की प्रक्रिया क्यों होती है? तो विसरण की प्रक्रिया होती है गतिज ऊर्जा के कारण। देखिए पदार्थ कोई भी है, यहां से यहां जाएगा, किसके कारण जाता है? गतिज ऊर्जा के कारण। तो विसरण की प्रक्रिया जो मेन रूप से होगी वो गतिज ऊर्जा के कारण होगी। जिस पदार्थ में जितनी अधिक गतिज ऊर्जा होगी वह पदार्थ उतना ही अधिक तेजी से विसरित हो जाता है, उतनी ही अधिक तेजी से फैल जाता है। तो एक तो हुआ ये। इसके बाद अगला आ जाता है स्वतंत्र विसरण। देखिए अगला जो पार्ट है उसकी बात करें, स्वतंत्र विसरण, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन। स्वतंत्र विसरण की बात करें तो इसके बाद देखिए इस तरीके से एक एग्जांपल देखिए, उसके बाद जैसे हम समझे कि हमने ये कहा कि जैसे रसोई गैस का जो सिलेंडर है नॉर्मली सभी के यूज का है, तो इस एग्जांपल को अच्छे से जान सकते हैं। रसोई गैस का सिलेंडर है, हमने उसको ओपन किया, वो गैस फैल रही है। यदि दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है पास में, उसको भी हम उसकी पिन को भी दबाते हैं तो उससे भी गैस निकलती है। तो हम ये कहें कि एक जो पदार्थ है, एक सिलेंडर की गैस दूसरे सिलेंडर पर डिपेंड नहीं करती है। एक तो बात हुई ये। दूसरी बात हम देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया कि एक गिलास या बोतल के अंदर हमने ये कहा कि रेड कलर की इंक की एक ड्रॉप डाल दी हमने, धीरे धीरे यह इंक पूरे गिलास के अंदर फैल जाती है। इसके बाद देखिए एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की हमने दो ड्रॉप डाल दी, रेड कलर की भी डाल दी है, ब्लू कलर की भी डाल दी है, दोनों ड्रॉप डाल दिए हैं। तो दोनों ही कलर धीरे धीरे पूरे गिलास के अंदर फैल जाते हैं। तो इसका मतलब रेड कलर का फैलना इस ब्लू कलर के फैलने पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर कहे ब्लू कलर का फैलना रेड कलर पर भी डिपेंड नहीं करा। देखिए यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इस तरीके से हमने एक ड्रॉप जो है वो एक ड्रॉप यहां पर रेड कलर की डाल दी, दूसरी ड्रॉप हमने ब्लू कलर की डाल दी।
दोनों बूंदे डाली हैं। ब्लू कलर की जो बूंद होती है वो भी इधर ऐसे पूरे में फैल जाएगी इस तरीके। ऐसे ही रेड कलर का जो पार्ट होता है वो भी इस पूरे के अंदर फैल जाता है इस तरीके। तो हमने क्या कहा कि रेड कलर की इंक का फैलना ब्लू कलर की इंक पर डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्र है, इसीलिए इसे कहा स्वतंत्र विसरण। देखिए फैल रहे हैं, अधिक मात्रा यहाँ पर अधिक है, इधर बिल्कुल कम या जीरो थी, तो यहाँ अधिक से कम की ओर फैल रहे हैं, ये भी अधिक से कम की ओर फैल रहे हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र फैल रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे स्वतंत्र विसरण। तो स्वतंत्र विसरण की डेफिनेशन क्या हुई कि विसरण, जब भी विसरण की प्रक्रिया होती है तो विसरण की प्रक्रिया में एक पदार्थ का विसरित होना दूसरे पदार्थ के विसरित होने से स्वतंत्र होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका एक सिंपल सा देखिए एग्जांपल हम देख सकते हैं कि नॉर्मली यदि हम बात करें, जैसे जो शिकंजी बनाई जाती है, शिकंजी बनाते हैं तो उस समय हम मेन रूप से 3-4 मटेरियल रहते हैं, उनको हमें विलय कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए हम जल लेते हैं, जल के अंदर हम जैसे चीनी या शुगर ये डाल दी, इसके बाद हमने नमक डाल दिया, और इसके बाद यदि हम बात करें तो नींबू रस, ये 3 पदार्थ डाल देते हैं। लेकिन देखिए इस शुगर, नमक और नींबू रस तीनों इस पूरे जो अपना बर्तन रहता है, पात्र रहता है, उसमें इक्वल फैल जाते हैं। इसका मतलब नींबू के रस का फैलना चीनी पर डिपेंड नहीं है या नमक पर निर्भर नहीं करता है, नमक का फैलना इन पर निर्भर नहीं करता है, इधर शुगर का फैलना इन पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब जो भी विसरित होते हुए पदार्थ हैं, जैसे हमने ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, जो भी विसरित होते हुए पदार्थ हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये तो हुआ स्वतंत्र विसरण। ये अब इसके बाद हम बात करते हैं कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर देखिए ये कारक हैं जो मेन रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए विसरण की जो दर होती है ये टेम्परेचर के समानुपाती होती है। क्यों होती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ता है, यानी टेम्परेचर अधिक, तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा ये भी अधिक होगी। एंड जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम ये कहते हैं कि जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ती है विसरण की दर भी बढ़ जाती है। तो जिसका तापमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी, गतिज ऊर्जा अधिक रहेगी तो उसकी विसरण की दर भी या फैलने की दर भी अधिक होगी। इसके बाद देखिए हम सेकंड एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको देखें। तो यहाँ पर देखिए दाब की बात करें, प्रेशर की, तो यहाँ पर विसरण दाब प्रवणता, विसरण दाब प्रवणता का मतलब ये हुआ कि एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। जहां पदार्थ अधिक होता है यानी जहां अधिक सांद्रता है, यानी जो अधिक सांद्र, यहां हम बात करें दाब अधिक होगा, और यहां कम सांद्रता, यहां दाब मिलेगा कम। तो हम विसरण में भी यही कहते हैं कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होता है। लेकिन जितना अधिक अंतर होगा विसरण की प्रक्रिया उतनी ही तेज होती है। यदि दाब में अंतर अधिक होगा या दाब प्रवणता या दाब ग्रेडियंट जो रहता है उसमें जितना अधिक अंतर होगा
उतना ही हम ये कहें विसरण तेजी से होता है। देखिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि जो रसोई गैस का जो सिलेंडर रहता है उसके अंदर जैसे ही गैस अधिक होती है, जब उसकी पिन को दबाते हैं बहुत तेजी से बाहर आती है, लेकिन जैसे जैसे वह गैस खत्म होने को आती है फिर उसकी पिन को दबाते हैं बहुत धीरे धीमे जो है धीमी गति से बाहर आती है, विसरित होती है। तो हम ये कहें कि जब सांद्रता अधिक थी, मात्रा अधिक थी, दाब अधिक था, तब तेजी से विसरण, जब दाब कम था तो तेजी कम विसरण होता है। तो यहाँ पर सीधा यही है कि दाब अधिक तो विसरण भी अधिक। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं विसरण की दर जो रहती है वो टेम्परेचर प्रेशर के डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन रेट जो रहती है वो प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए पदार्थ का घनत्व। तो यहां पर देखिए विसरण दर ये विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे ही जो घनत्व है, घनत्व यदि बढ़ेगा तो विसरण की दर घट जाएगी, घनत्व कम होगा तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। देखिए ठोस का घनत्व अधिक होता है, विसरण बहुत कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है तो उसकी तुलना में विसरण अधिक होता है, लेकिन गैस का घनत्व बहुत कम होता है तो इसीलिए विसरण की दर भी बहुत तेजी से होती है। तो हम ये कहें कि विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जो व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये जो नियम होता है इस नियम को हम बोलते हैं जो ग्राहम का विसरण का नियम। देखिए कई बार ये एक नंबर में प्रश्न आ जाता है कि ग्राहम का विसरण का नियम क्या है। तो हम ये कहेंगे कि विसरण की दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ग्राहम का विसरण का नियम कहते हैं। घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर घटेगी, घनत्व घटेगा तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। तो ये तो कारक थे विसरण की दर को प्रभावित करने वाले। अब देखिए विसरण का महत्व क्या होगा, इंपोर्टेंट। देखिए गैसों का आदान प्रदान, यानी पादप में हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो पादपों के अंदर इंपॉर्टेंस देखें सबसे पहले तो हम ये कहें गैसों का, यदि बात करें CO2, बात करें O2, बात करें जल वाष्प, इनका आदान प्रदान हमेशा विसरण के अनुसार ही होता है, विसरण के नियमों के अनुसार होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जल वाष्प अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, या फिर कहें ये वातावरण से पादप की पत्तियों में या पत्तियों से बाहर वातावरण में जाती है। तो किस आधार पर जाती है, विसरण के आधार पर। यदि वातावरण में अधिक है तो पत्तियों में जाएगा, यदि पत्तियों में अधिक है तो वातावरण में आएगा। जैसे जलवाष्प पत्तियों में अधिक हो जाता है तो वातावरण में आ जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अधिक है वातावरण में तो पत्तियों में चली जाती है, ऑक्सीजन पत्तियों में अधिक हो जाती है तो बाहर वातावरण में आ जाती है। हम ये कहें कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विसरण के अनुसार होता है। यदि विसरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड है खाद्य पदार्थ जो है उसका स्थानांतरण। खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ जो रहते हैं या फिर कहीं पत्तियों के अंदर जो भोजन बन रहा है वह भोजन पूरे पादप में फैलता है तो वो विसरण के द्वारा फैलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन है वो पत्तियों में बना, जो पत्तियों में भोजन बना है वो फैलेगा। तो फैलेगा किस तरीके से, तो वह पादप के सभी भागों में जाएगा, लेकिन जाएगा विसरण के अनुसार, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। इसी प्रकार से जैसे थर्ड नंबर पर खनिज लवण, खनिज लवणों का अवशोषण व स्थानांतरण। भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण विसरण के द्वारा। इसके बाद पादप के सभी भागों में फैलते हैं वो भी विसरण के द्वारा। देखिए इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे रहते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है हम बात करें कि इस विधि से भी चलते हैं। इसके बाद हम बात करें यदि जल की, जल का स्थानांतरण भी
विसरण के द्वारा होता है। तो मेन रूप से यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि पादप के अंदर जो पदार्थों का स्थानांतरण है, चाहे उसमें भोज्य पदार्थ हो, चाहे पोषक तत्व हो, चाहे गैस हो, चाहे जल हो, उन सभी का स्थानांतरण विसरण के द्वारा ही होता है। तो हमारे जो ये टॉपिक था विसरण का, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।